Bismillahirrahmanirrahim. The coming of new technology. It's our topic today. And as you know that on 22 of August we talk about the wheat farmers. How in late 19th century there was a dramatic expansion of wheat production in the USA, and how the urban population increased, and they increased the export market becoming ever bigger. Now we have to talk about the coming of new technology. It means this dramatic expansion was made possible by new technology. जो ये dramatic expansion आया, जो ये dramatic expansion था, इसने किस चीज को लाया, किस चीज को इसने बढ़ावा दिया? न्यू टेक्नोलॉजी को। इस ड्रामेटिक चेंज की वजह से न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप होने लगी। थ्रू द 19th century, as the settlers moved into the habitats and new lands, अगर हम देखें कि 19th century में जो सेटलर्स थे वो कहाँ करने लगे मूव? वो एक जगह से हमने देखा कि हम वो दूसरी जगह पे जा रहे थे, उनको न्यू हैबिटेट्स बन रही थी। हैबिटेट्स वो नई लैंड पे, न्यू लैंड पे जाते थे, क्योंकि जो लैंड पे उन्होंने एक बार कल्टीवेशन की तो वो ईयरली चेंज तो नहीं करते थे, लेकिन जब उस जगह पे, उस लैंड पे कोई भी कल्टीवेशन सही से नहीं हो रही थी, उस लैंड का जो फर्टिलाइजेशन लेवल था वो कम होता जा रहा था, तो उससे क्या हुआ कि ये लोग चेंज करते थे एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जाते थे, किस लिए? फॉर द बेस्ट व्हीट प्रोडक्शन और फॉर द बेस्ट कल्टीवेशन प्रोसेस फॉर द न्यू क्रॉप्स। They modified their implements to meet their requirements. उन्होंने मॉडिफाई किया, नई टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई किया। क्यों किया? ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अच्छी तरह से फुलफिल हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए, ताकि वो नई जो टेक्नोलॉजीज है उनको डेवलप कर पाए, और उन चीजों की वजह से उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक तो टाइम बच जाए और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जल्दी से। When they entered the Midwestern area, the simple fluffs the farmers had used in the eastern coastal areas of the USA proved ineffective. क्या हुआ? जब वो मिड वेस्टर्न एरिया में चले गए, उन्होंने क्या किया? मिड वेस्टर्न एरिया में उन्होंने फ्लफ किया, फार्मर्स ने वहां पे कल्टीवेशन की, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा। ये मिड वेस्टर्न एरिया से सिंपल फ्लफ कर रहे थे फार्मर्स ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में जो यूएसए में था, लेकिन कहां से? मिड वेस्टर्न से ये मूव कर गए किधर? ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ यूएस, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ यूएसए। तो ये कहां मूव कर गए? फ्रॉम मिड वेस्टर्न टू ईस्टर्न कोस्टल एरिया। तो जब वहां पे चले गए, इनको जो वो कल्टीवेशन करनी थी वहां पे, तो वो इनइफेक्टिव रह गई, उतना इफेक्टिव उससे नहीं हुआ। द पेरेरा वाज कवर्ड विद अ थिक मैट ऑफ ग्रास विद टफ रूट्स। क्योंकि जब ये ईस्टर्न कोस्टल में गए, जो वहां पे जो पेरेरे था, पेरेरे पे वो जगह एक तो थिक मैट ग्रास था। थिक मैट ग्रास मीन्स जो वहां पे जमीन थी उस पे एक तो थिक मैट ग्रास था और प्लस
वहां पे टफ रूट्स थे, टफ रूट्स। इस इन चीजों की वजह से वहां पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं थी, अच्छी कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं थी, अच्छे क्रॉप्स की कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि प्रेरा में थिक मैट ग्रास था, टफ रूट्स थे, उस वजह से इनको दिक्कत आ रही थी कल्टीवेशन में, कल्टीवेटिंग क्रॉप्स में। तो फिर क्या होता है, टू ब्रेक द सॉइल एंड टर्न द सॉइल वैरायटी ऑफ न्यू प्लांट्स वेर डाइवर्सली लोकली, some of them 12 feet long. Their front rested on small wheels and they were hinged on the 6 yokes of oxen or horse. ये जो हमने देखा, जो सॉर्ड था, मतलब पीसेस ऑफ ग्रास, और जो वहां पे ये टफ रूट्स थे, इनको निकालने के लिए, ये क्योंकि ये 12 फीट लॉन्ग प्लफ थे, तो इनको निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, इनको जरूरत पड़ गई स्मॉल व्हील्स की, जिनको 6 यॉक्स खींच रहे थे, या ऑक्स या हॉर्सेस की जरूरत पड़ती थी। इतना रूट स्टफ था, इतना वहां पे ग्रास, वो मैट, थिक मैट था ग्रास का, कि कल्टीवेशन करने से पहले इनको 6 to 7 यॉक्स या ऑक्सेस या हॉर्सेस की जरूरत पड़ती थी, ताकि वो खींच लेते उस 12 फीट रूट्स को, और वहां से निकाल के, ताकि ये कल्टीवेशन लैंड बन सके। By the early 20th century, farmers in the Great Plains were breaking the ground with tractors and disc plows, clearing vast stretches for wheat cultivation. अब अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें, तो जो ग्रेट प्लेन्स थे 20th सेंचुरी में जो ग्रेट प्लेन्स थे, उन उससे क्या होने लगा, उन्होंने तब तक मॉडर्नाइजेशन हासिल कर ली थी 20th सेंचुरी में, ठीक है। जो ग्रेट प्लेन्स में रहते थे, ग्रेट प्लेन्स में रहते थे, उन्होंने अब ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था फॉर wheat cultivation. व्हीट कल्टीवेशन के लिए उन्होंने क्या किया, जो ग्रेट प्लेन्स में लोग रहते थे, जो फार्मर, जो ओनर्स रहते थे, उन्होंने ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करके व्हीट कल्टीवेशन को शुरू कर दिया। Once the crop had ripened, it had to be harvested. Before the 1830s, the grain used to be harvested with a cordle or sickle. जब ये ट्रैक्टर्स का इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो जो पहले हार्वेस्ट होता था क्रॉप्स का बिफोर 18th में, तो जो ग्रेन यूज करते थे हार्वेस्ट के लिए, वो कॉर्डल और सिकल से करवाते थे यूज। बट अब क्या होता था 20th सेंचुरी में, अब ट्रैक्टर्स आने लगे थे, अब नई टेक्नोलॉजीज आने लगी थी धीरे। एट हार्वेस्ट टाइम hundreds of men and women would be seen in the fields cutting the crop in 1831। अगर हम देखें हार्वेस्ट टाइम 1831 का, 1831 में अगर हम जाके देख ले, तो 1831 में hundreds of men, women were in the fields to cut the crops। 1831 में 100 से अधिकतर या 100 से ज्यादा लोग, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो कल्टीवेशन फील्ड्स में जाके क्रॉप्स को कट करते थे। Cyrus M.C. Cormick invented the first mechanical reaper which could cut in one day as much as 5 men could cut। ये आप नोट करके रख दीजिए, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम पे, ये आपकी बुक में भी है, आप देख लीजिए बुक में। इस साइंटिस्ट जो इन्वेंटर है, इसका नाम दिया गया है यहाँ पे साइरस मैककॉर्मिक। इसी ने
फर्स्ट मशीन जो है रीपर, जो फर्स्ट मशीन इसने इन्वेंट की, उससे एक दिन में जो 5 लोग कट करते थे कडल्स को और 16 मैन जो स्टिकर्स के लिए लगते थे, वो चीज ये एक दिन में इनकी मशीन करती थी, जो साइरस मैक्रोमिक ने बनाई थी या बनाई, मतलब फर्स्ट इन्वेंटर जो थे इस मशीन के, जो कट करती थी क्रॉप्स को, जिसके लिए 5 मैन कट करने के लिए लगते थे कर्डल्स को और 16 मैन स्किल्स के लिए लगते थे, तो वो अब इस मशीन से कम होने लगा. By the early 20th century, most farmers were using combined harvesters to cut grain. 18th century से पहले या 18th century में भी जो फार्मर्स थे वो कंबाइन होकर हार्वेस्टिंग करते थे. With one of these machines, 500 acres of wheat could be harvested in 2 weeks. इस मशीन के जरिए मैकेनिकल रीपर जो इसने बनाई फर्स्ट, उस मशीन के जरिए 2 हफ्ते में 500 एकड़ को कट किया जा सकता था. 500 एकड़ के क्रॉप्स को कट किया जा सकता था. For the big farmers of Great Plains, these machines had many attractions. The prices of wheat were high and the demand seemed limitless. अब इससे ये फायदा हुआ जो बिग फार्मर्स थे ग्रेट प्लेन्स में, उनको इस मशीन के साथ लगाव होने लगा, क्योंकि इनकी जो व्हीट प्रोडक्शन थी उसका डिमांड हाई था और सीम्ड लिमिटलेस. द न्यू मशीन्स अलाउड दीज बिग फार्मर्स टू रैपिडली क्लियर लार्ज ट्रैक्ट्स. जो बिग मशीन से इन्होंने अलाउ किनको किया, फार्मर्स को, जो बिग फार्मर्स थे. क्यों? ताकि ये लार्ज ट्रैक्ट्स को जल्दी खत्म करे. ब्रेक अप द सॉइल, रिमूव द ग्रास एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर कल्टीवेशन. इनको क्या करना था? ग्रास को रिमूव करना था, सॉइल को ब्रेक करना था, ग्राउंड को कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर करना था. द वर्क विल बी डन क्विकली विद द numeral number of hands. With power driven machinery, 4 men could plow, seed and waste 2000 to 4000 acres of wheat in a season. अब क्या हुआ कि ये चीज मशीन की वजह से चेंज होने लगी, तब्दीली आने लगी मशीन की वजह से, और ये इजीली क्या होने लगा इनसे कि ये काम जल्दी करने लगे. और जो हमने आज पढ़ा वो था द कमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे. इसको आप ध्यान से पढ़िए, घर में भी एक्टिविटी ब्लॉक्स को अच्छे से पढ़िए आप, और इन चीज़ों को ध्यान में रखा कीजिए. आज 24 अगस्त है, कल 25 अगस्त को हम इंशाल्लाह नया टॉपिक पढ़ेंगे. टेक केयर, अल्लाह हाफिज.